हाँ जी, तो कैसे हैं प्रयास? तो आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे प्रयास। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। मेरे पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कहते हैं ना सर जी पूरा निचोड़ ऐसा दीजिए ना कि सारा VVI क्वेश्चन इस वाला आ ही जाए। तो मेरे पास तो हम जो क्वेश्चन बताएंगे अगर चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है या तो बायो का हो या तो फिजिक्स का हो या तो केमिस्ट्री का हो, भर भर के क्वेश्चन भाई साहब चैप्टर 3 से पूछे जाते हैं क्योंकि मेरे पास तो बड़ा भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो चैप्टर 3 से। तो एक भी क्वेश्चन अगर धातु अधातु से इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रयास तो यही वीडियो में से रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिए प्रयास। तो देखिए सबसे पहले धातु धातु के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कुछ प्रमुख धातु मेरे पास तो 90+ है और अधातु मेरे पास तो 27 को है। तो कम से कम देखिए बुक में सबसे पहला में ही दिया गया कि धातु और अधातु, इतना तो आप लोग याद कर लीजिए। सोडियम मैग्नीशियम जिंक ये सब प्रयास तो धातु है और अधातु में कार्बन सल्फर आयोडीन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कहेगा निम्नलिखित में कौन अधातु है। ठीक है, 3 गो धातु डाल देगा, 1 धातु डाल देगा, तो आपको प्रयास तो ये याद कर लेना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उपधातु का। धातु और अधातु का परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे है संपूर्ण नोट्स है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो वही आपको बताएंगे। हाँ, अधातु के भी आपसे मेरे पास तो नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो उपधातु के भी पूछा जाएगा। ये आता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, 4 गो ऑप्शन में रहेगा भाई साहब। एक जैसे मेरे पास तो यहाँ पे देख सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये याद रखिएगा। ठीक है, उपधातु ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा मेरे पास तो कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो एक साइड धातु लिखिएगा, एक साइड अधातु लिखिएगा। धातु अघात वर्ध होते हैं, धातु अघात वर्ध होते हैं। अघात का मतलब प्रयास तो इसको घात कर सकते हैं, जैसे मान लिया ये धातु है ना तो इस पर हमको पीट सकते हैं। और अधातु जो होता है अघात वर्ध नहीं होते, इसको पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। धातु में प्रयास तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और इस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, और अधातु में ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी प्रयास तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। थर्ड नंबर लिखिएगा, धातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातु के द्रव्यमानांक और क्वथनांक प्रयास तो निम्न होते हैं। फिर चौथा लिखिएगा, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बनता है, दिया रहेगा कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है तो आपको भास्मिक लगाना है, और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय। पचमा लिख भी सकते हैं कि धातु जल के अभिक्रिया करके प्रयास तो ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एवं H2 गैस बनाते हैं, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए भाई साहब। देखिए बस तो सब्जेक्टिव के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर करते चलेंगे। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसमें विशेष चमक होती है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है बस तो कि एक अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन एक मेरे पास तो अपवाद में आता है, कौन सा है, ग्रेफाइट। ये देखिए पेंसिल में है ना, ये यही ग्रेफाइट है। चलिए मेरे पास तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रयास तो धातु कर्म। पूछा जाता है कि धातु कर्म क्या है। किसी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। कोई भी अयस्क होगा प्रयास तो उसमें धातुओं का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी देखिए सर जी 16 नंबर तो और भी तो है। संपूर्ण नोट्स पाने के लिए प्रयास तो हमारा जो दिया गया नंबर है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। देखिए संपूर्ण किसके लिए है, जिनको प्रयास तो एकदम 95+ नंबर लाना है उनके लिए। लेकिन प्रयास तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर जी 70+ साइंस में आ जाए, 80+ आ जाए, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ ले, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये वीडियो खास है। लेकिन अगर पूरा आपका भी सपना है कि 450 नंबर लाएँ साइंस में, सर जी मेरा 95 100 में 100 रहे, तो प्रयास तो इस नंबर पर कॉल करके जरूर इसका PDF और नोट्स ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास तो खनिज। तो पृथ्वी के तल में पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ खनिज कहलाता है। पृथ्वी के भूभाग में प्रयास तो कोई भी अगर धातु युक्त पदार्थ है तो वो खनिज है। ठीक है, उसे फिर प्रयास तो क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। अयस्क किसे कहेंगे, तो जिस खनिज से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में हो। जैसे कोई खनिज में प्रयास तो प्राप्त हुआ जमीन से हमें, ठीक है, पृथ्वी के भूभाग से, और उसी को निष्कर्षण करने में यानी साफ सफाई करने में उसका आसानी से हो जाए और इन प्रयास तो कम खर्च में हो जाए, तो उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा जस्ता के 3 अयस्क होते हैं, लेकिन आपको प्रश्न तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जस्ता का निष्कर्षण किस से होता है, जिंक ब्लेंड से, पहला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और फिर उसी प्रकार पारा के प्रमुख अयस्क का नाम लिखे, सिन्नेवार, यानी पारा का निष्कर्षण किससे होता है, सिन्नेवार से। मिश्र धातु तो आप लोग जानते ही हो कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को सर जी मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा, इस्पात, गन मेटल को चाहिए मिश्र धातु है। ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कांसा कैसा धातु है, मिश्र धातु।
देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% भाई साहब पूछे जाते हैं, पीतल और कांसा वाला। हम आपको दोनों को ट्रिक से ही बताएंगे और संक्षारण क्या ये जान लेते हैं। तो धातुओं की परत दर परत विघटित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। आप एक लोहा लीजिए मेरे पास तो, और उसको छोड़ दीजिए कम से कम 2 साल 3 साल के लिए, और उसके बाद जब ऐसे कीजिए तो वो झरेगा। तो वही क्या होता है, धातुओं के परत दर परत विघटित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एक लिख लीजिए भाई साहब। अभी अगर नहीं आया ना तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे भाई साहब। जो भी मेरे पास तो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं इस बार वो जानते होंगे कि मेरा एक बच्चा साइंस में 100 में 100 लाया है जी। आपके सर खुद 90+ लाए हैं, तो आप विश्वास रखिए, विश्वास पे दुनिया चल रही है, ठीक है जी। मेरे पास तो 100% आपको सफलता मिलेगा और सेम टू सेम क्वेश्चन छपता है। इस बार जितने भी बच्चे एग्जाम दिए ना उनसे पूछ लीजिएगा एक बार। एक दिन पहले मेरे पास तो जो पढ़ाते थे वही एग्जाम में आता है। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आपको फायदा ही होगा, घाटा तो होने का सवाल ही नहीं है ना मेरे पास। तो देखिए पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल मेरे पास तो जिंक और कॉपर। कैसे याद रखिएगा, जीका। देखिए इसका ट्रिक है जीका टीका, जीका, जी से जिंक, अका से कॉपर, जीका। इसका मेरे पास तो टीका। कासा किन धातुओं का मिश्रण है, तो टीका सर जी जीका टीका कर दिए। टी से टीन, अका से कॉपर। अब पहले कौन आता है, पीतल, उसके बाद कासा। जैसे बोलिएगा पीतल कासा, कोई कासा पीतल नहीं बोलता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जीका टीका, जीका टीका, जीका टीका। याद हो गया मेरे पास। तो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए, ठीक है मेरे पास। तो फिर देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आगे कर दूंगा यहाँ से, कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक प्रकृति क्या होता है, ठीक है। तो अम्लीय होता है, ये हम बताए थे भी पहले भी। देखिए पास तो फिर CO2 का रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखे, तो ये है CO2 का। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बहुत सारा का लिखना है, लेकिन पास तो हम आपको जो 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो हम बता देंगे, और जब नोट्स लीजिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, भरा हुआ है चलिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और क्लियर कर लीजिए कि समुद्र जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। तो सोडियम क्लोराइड जो नमक का सूत्र होता है। उसके बाद में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्लगम क्या है, क्या जी, अम्लगम क्या है। ध्यान दीजिएगा, किसी धातु की सतह पर प्रयास तो पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को अम्लगम कहते हैं। किसी धातु की सतह पर पारे की परत चढ़ाने की प्रक्रिया अम्लगम कहलाती है। कितना सिंपल है, समझिए मेरे पास तो ये धातु है और इस पर हम पारा की अगर परत चढ़ा देते हैं ना, यानी ऊपर से पेंट कर देते हैं, तो इसी को हम लोग अम्लगम कहेंगे, ठीक है भाई साहब। एक बार बोलिए तो अम्लगम दिक्कत नहीं ना हो रहा है। देखिए संक्षारण रोकने के 2 उपाय, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो धातु की सतह पर पेंट करके विद्युत लेपन करके। हम लोग घर में क्या करते हैं पास, तो लोहा वाला गेट होता है ना, तो उसको पेंट कर देते हैं। देखिए उसके बाद में पास तो ये देखिए BM क्वेश्चन किया हुआ है, यानी बोर्ड वाला क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक को द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों, आइए भाई साहब जान लेते हैं। आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। स्थानांतरण के मतलब पास तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, स्थान को चेंज करना, ठीक है, जिसके कारण सभी धनायन एवं ऋणायन आपस में मजबूती वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। जितने भी धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं आपस में वैद्युत आकर्षण बल द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं, ठीक है प्रयास। तो जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस कारण आयनिक यौगिक के द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होता है। अब समझिए भाई साहब, मान लीजिए प्रयास तो क्या दिखाएं आपको, देखिए ये समझ लीजिए प्रयास तो कि आयनिक यौगिक है और इसमें क्या है कि आपको दोनों चीज़ मिल रहा है, धनायन भी है और ऋणायन भी है, दोनों मजबूती से ये पास तो जुड़ा हुआ है। तो इसे अगर तोड़ना है तो क्या करना होगा, तो सर जी बोलेगा कि अधिक ऊष्मा देना होगा। ज़्यादा तापमान देंगे तो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी कारण इसका आयनिक यौगिक का द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अगर मेरे पास तो क्या आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार तुम पढ़िए और हर चैप्टर का है, आपको नहीं मिल रहा प्लेलिस्ट, जाइए मेरे पास तो प्लेलिस्ट में होगा, हर चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो सबका मिल जाएगा, ठीक है जी। देखिए फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होता है। तो देखिए प्यास तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी बहुत ज़्यादा संघनन होगा। ध्यान दीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजन यौगिक है जिसमें कार्बन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन एवं क्लोरीन के अणु आपस में, ध्यान दीजिएगा, आपस में मजबूती वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। साझेदारी तो करते हैं लेकिन दोस्ती में पास तो बहुत बढ़िया रहता है, समझ रहे, कहते हैं ना कि छोड़ेंगे न साथी मरते दम तक, वही हाल है। देखिए जिसके कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम होती है, और इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम होती है, इसी कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब भाई साहब बोलेंगे कि मान लिया जाए आपको यहाँ से पार होना है और यहाँ भाई साहब जगह नहीं है, तो कैसे पार होइएगा बताइए, और यहीं पास तो ऐसे रहेगा,
तो आप किसी चीज़ को पार करा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ऐसे कर लेंगे अब पार कराओ, नहीं ना होगा जी। तो ये मजबूती वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंद ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी कम होती है, इसी कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। सिंपल समझ गएंगे। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसका, हर एक क्वेश्चन में पैसे तो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा, बस आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। फॉलो का मतलब पैसे तो जो भी वीडियो डालते हैं ना वो देखते रहिए, आपको फ़ायदा ही होगा। लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास कीजिए, नोट्स पीडीएफ ले लीजिए भाई साहब, कोई ज़्यादा के नहीं है भाई साहब, ठीक है। एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे पास तो देखते रहिए कि किस चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा है। इसी चैप्टर को मेरे पास तो बड़े बड़े चैनल जानते हैं 8 दिन पढ़ाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या पढ़े हैं। और पास तो यहाँ आपको पूरे निचोड़ मिल रहा है एक वीडियो में, और क्या चाहिए जी। देखिए, धातु के बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो धातु होता है तो विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो धातु के बातम कक्षा में हमेशा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, जिसके कारण धातु इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसके कारण धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अष्टक पूरा करने के लिए उन्हें 8 बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर 1, 2, 3 है तो बताओ भाई साहब, 8 पूरा करने के लिए एक को क्या चाहिए, 7 लेना पड़ेगा। तो 7 लेना आसान है कि एक देना आसान है, बोलिए सर जी एक देना आसान है। तो क्या करता है ना कि एक दे देता है, त्याग कर देता है, तो उसके पास मेरे पास तो क्या बन जाता है 8, वो स्वतंत्र अवस्था यानी उसको बोलते हैं पास अस्थाई अवस्था में चला जाता है, ठीक है। वो किसी से फिर अब क्रिया करने लायक नहीं रहता है भाई साहब। तो वही 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जब आत्म कक्षा में रहते हैं ना तो त्याग कर देते हैं, क्योंकि लेना ज़्यादा हार्ड है, देना आसान है। अब देखिए पास तो एक धातु में अनेक स्वतंत्र पूर्वक गतिशील होते हैं, जिससे धातुएं आवेश का स्थानांतरण आसानी से होते हैं, इसी कारण धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। चलिए देखिए, 2 चीज ट्रिक याद रखिएगा, जब बोलेगा कि कुचालक तो बोलेगा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होता है, अब बोलेगा सुचालक तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, बस। फिर पास तो एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से बनेगा, 100% लिख के लीजिए कि नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजन है, तो 3 संयोजन। जो नाइट्रोजन है भाई साहब, इसके पास तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और क्वेश्चन आपको और आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म है, लिख के भी रख लीजिए। तीनों में से एक क्वेश्चन पास तो आपको जरूर पूछे जाएंगे। और यही हमारा देखिए नोट्स का खासियत है, सबका हम लिख दिए हैं, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और मेरे पास तो आपसे जब पूछा जाएगा कि आभूषण बनाने वाला कितना कैरेट का, तो 22 कैरेट का। जो आभूषण बनता है ना, हमारी माता बहनें जो आप लोग पहनते हैं, वो मेरे पास तो 22 कैरेट का होता है। याद रखिएगा इसे। उस मिश्र धातु का नाम बताएं जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है, सोल्डर। इसमें होता है टीन और सीसा यानी लेड। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला भाई साहब प्रश्न एक ही है, वो है एक्वारजिया। इसी को बोलते हैं अम्लराज। ये मेरे पास तो सोनी को भी गला देता है, ठीक ना। जो कहते हैं ना कि देखें कभी कभी गांव में आता होगा, कहेगा कि सोना चांदी फ्री में साफ हो रहा है, वो भाई साहब गला के ऊपर वाला परत लेके चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में प्राप्त मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है कि कितना अनुपात होता है, 3:1, याद रखिएगा। इसे भवकता द्रव्य भी कहते हैं, जो सोने एवं प्लेटिनम जैसे धातुओं को गला देता है। सोचिए भाई साहब, स्वर्ण आभूषणों की सफाई इसी द्वारा होता है। अगर आप 2 मिनट डाल के छोड़ दीजिएगा ना, पूरा पिघल जाएगा। निस्तापन की कोई जरूरत नहीं है। ये समय पास तो लॉन्ग क्वेश्चन में बता देंगे, आप सिंपल याद रखिए। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है, हेमेटाइट से। और बाकी इसमें पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में पढ़ने का, पूरा निचोड़ हम दे दिए। एक एल्युमिनियम का आता है, तो ये सब हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे आपको 55 नंबर के लिए पास तो क्लियर हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, बॉक्साइट से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही आते हैं। उसके बाद पास तो हम लोग चलेंगे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 संपूर्ण में पास तो हम अच्छे से बताएंगे जी, आपको बताएंगे। आप को अगर वीडियो पसंद आए पास तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और आप एक प्यारा हो रहा सा कमेंट कर दीजिए कि सर जी चैप्टर 4 भी जल्दी लाइए, तो बहुत जल्द आ जाएगा। अब मेरे पास तो विश्वास रखिए, सबसे अच्छा अगर रिजल्ट होगा ना तो यहीं से आपको होगा, ठीक है। और वीडियो के पास तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जो नहीं कुछ पढ़ते हैं ना, कहिए कि लो भाई कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर का, इतना तो पढ़ के एग्जाम में जाओ भाई, ठीक ना। तो चलिए पास तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।